नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों का ब्लैक डे रहा फ्लॉप, खाली पड़े बॉर्डर्स पर नहीं जुटे लोग, विपक्ष की पॉलिटिक्स भी नहीं आई काम। मोदी सरकार के 7 साल, कई फैसलों से देश मजबूत, कोरोना काल में करीब 80 करोड़ लोगों को दिया मुफ्त राशन, दिखाया आत्मनिर्भर भारत का रास्ता। कांग्रेस शासित राज्यों में जमकर हो रही कोरोना वैक्सीन की बर्बादी, झारखंड में 37 और छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा टीके बेकार। परमवीर के वसूली गैंग पर नया खुलासा, सीआईडी सूत्रों की खबर, सट्टेबाजों से की थी 10 करोड़ की मांग, 3 अफसरों का था रैकेट। सीबीआई के नए बॉस होंगे सीनियर आईपीएस अफसर सुबोध जायसवाल, महाराष्ट्र एटीएस के रह चुके हैं चीफ, अब कई फाइलों पर हो सकती है तेज कार्रवाई। सबसे पहले बात करेंगे टिकैत और 12 विपक्षी गैंग के ब्लैक डे की। 6 महीनों से कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे फर्जी किसानों का आज काला दिवस सुपर फ्लॉप रहा। कोरोना काल में इन फर्जी किसानों के झांसे में कोई नहीं आया और इस वजह से फर्जी किसानों के आंदोलन का केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर भी खाली रहा। आम किसानों और लोगों को भड़काने की विपक्ष की पॉलिटिक्स भी काम नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों ने काला दिवस का सपोर्ट कम, विरोध ज्यादा किया। डॉक्टर साहब, क्या अब भी टिकैत और सोनिया को अकल आएगी? देखिए, ये एक अलग कहानी है कि आप अपने पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए इस तरह का हथकंडा आप अपनाते हैं। ये कोई 26 मई के दिन काला दिवस बनाने का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं है। वो इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज के ही दिन उन्होंने शपथ ली थी। पहली बात तो ये, इसका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। और 12 तमाम लीडर जिन्होंने समर्थन पत्र दिया, भाई वो क्यों नहीं गए? उनको भी सामने आना चाहिए। और ड्युअलिटी देखिए इन लोगों की कि ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और हेमंत सोरेन, ये अपने अपने राज्यों में तो लॉकडाउन लगाए हुए हैं और यहां वो जमावड़े को समर्थन दे रहे हैं। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक को मालूम है कि ये किसान आंदोलन नहीं, ये एक राजनीतिक आंदोलन है और किसानों को बेवकूफ़ बना करके अफवाह के आधार पे ये सब तमाशा कर रहे हैं। इसलिए ये ब्लैक डे आज फ्लॉप रहा। ये कम से कम 20वां एक ऐसा प्रोग्राम इस फर्जी किसान नेताओं ने किया जो अटर फेल्योर रहा। कई बार इन्होंने भारत बंद किया, रेल रोको का कार्यक्रम किया, सड़क चक्का जाम करने की कोशिश की, हर बार ये फेल हुआ। उसी तरीके से ये प्रोग्राम भी फेल हो गया है। आपने एक सवाल किया कि गाजीपुर में लोग नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे कि राकेश टिकैत को, उनकी पोजीशन को, इसको कह सकते हैं कि उनको बाकायदा इस पूरे आंदोलन में बैकआउट करने की जो तैयारी ये टिकारी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे पंजाब के आए जो किसान संगठन के लोग हैं वो कर रहे हैं, और इस वजह से टिकैत न घर के रहे हैं न घाट के रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, अब बात मोदी सरकार के 7 साल की। मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। इस बार कोरोना की वजह से सरकार ने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, लेकिन पिछले 7 सालों में सरकार ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया में मोदी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने कोरोना काल में अपनी करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन दिया है। डॉक्टर साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जनधन और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दों को छोड़ भी दिया जाए तो आत्मनिर्भर भारत और कोरोना के दौरान मुफ्त खाना, ये तो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। बिना किसी डाउट के मोदी सरकार ने पिछले 7 साल में कुछ ऐसे काम किए जिसका सीधा फायदा इस कोरोना के महामारी में हुआ। जैसे ये जो जनधन अकाउंट खोला गया, गरीबों को जो पैसा बटन दबाते ही पहुंच जाता है, अगर ये सिस्टम बना हुआ नहीं होता तो आप यकीन मानिए कि सारे अधिकारी, मंत्री, सारे लोग जो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है वो खा गए होते। कांग्रेस पार्टी की यही दिक्कत है, लेकिन अच्छे काम उसकी तारीफ होनी चाहिए।
लेकिन अभी जिम्मेदारी कुछ और है। अभी ढिंढोरा पीटने का समय नहीं है। देश एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान को वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन नहीं मिलेंगे तो लोगों की मौत होगी। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आप हिंदुस्तान को कोरोना मुक्त करें। और उसमें सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम हिंदुस्तान को किस तरीके से पूरी तरह से वैक्सीनेट कर पाते हैं। जहाँ तक मोदी सरकार का कोरोना मैनेजमेंट का बात है या फिर इस सरकार का ओवरऑल कि जो आप ये कहते हैं कि भाई आप मुश्किल घड़ी में सरकार किस तरह से काम करती है उससे उस सरकार का की विवेचना होगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चैलेंज होना चाहिए कि ये साल खत्म होते होते नवंबर में 3-4 महीने के अंदर आप इस तरह की व्यवस्था कर दें कि हिंदुस्तान के लोगों को ये लगे कि अब वो कोरोना से सुरक्षित हैं। और नवंबर महीना खत्म होते होते क्या पूरे देश को हम वैक्सीनेट कर पाएंगे? अगर ये सरकार कर पाती है, प्रधानमंत्री मोदी का जय जयकार होगा। और अगर पहले की तरह वैक्सीनेशन का प्रोसेस 2 साल 3 साल लंबा चलता है तो इससे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को बहुत ही बड़ा डेंट लगेगा। जी डॉक्टर साहब, अब खबर कांग्रेस की लापरवाही और बद इंतजामी की। कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना वैक्सीन की जमकर बर्बादी की जा रही है। ये चौंकाने वाला खुलासा खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टीकों की बर्बादी 1% से कम रखने की सलाह दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस गठबंधन वाले झारखंड में 37% से ज्यादा बर्बादी दर्ज की गई। वहीं कांग्रेस के शासन वाले छत्तीसगढ़ में 30% से ज्यादा टीके की बर्बादी हुई है। डॉक्टर साहब, ये वही कांग्रेस है जो बात बात पर पीएम मोदी को घेरने के लिए उल जुलूल चिट्ठियां लिखती रहती है। देखिए, ये कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए है कि वही पार्टी है, सारा विपक्ष। ये मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम 1% उससे ज़्यादा नहीं बर्बाद होनी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। लोगों की जान बचाने के काम आने वाला एक ऐसा हथियार है जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हैंडलिंग की वजह से आप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो 1% तक की छूट दी गई है। अभी जो फिलहाल जो देश भर की जो राज्य सरकारें हैं वो 6% नेशनल एवरेज जो वैक्सीन की बर्बादी का है वो 6% के आसपास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सबसे ज़्यादा छाती पीट रही है, सबसे ज़्यादा चिट्ठियां लिख रही है, राहुल गांधी सबसे ज़्यादा ट्वीट कर रहे हैं, ये तमाम विपक्ष के लोग कि विदेश से मंगवाओ, विदेशी कंपनियों को आप आने दो। उनके राज्यों में अगर 30% बर्बादी हो रही है वैक्सीन की, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को वैक्सीन के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से ये एक्सपोज हो रहा है इनका पूरा गेम। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ऑक्सीजन के ऑडिट के बाद ऑक्सीजन की समस्या देश में खत्म हो गई, उसी तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के भी वैक्सीन का जो एक पूरा प्लान और उसकी जब ऑडिटिंग चालू होगी, अभी बहुत सारी कहानियां दुनिया के सामने आ जाएंगी। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर परमवीर गैंग पर नए खुलासे की। वसूली कांड में अब उगाही का नया ट्रायंगल सामने आया है। सीआईडी ने सट्टेबाज जालान के जो बयान दर्ज किए थे उसके मुताबिक परमवीर ने उससे 10 करोड़ रुपए मांगे थे। परमवीर ने धमकी दी थी कि अगर वो बड़े मामले में गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए दे दे। खुलासा ये भी हुआ कि परमवीर के इस वसूली गैंग में 3 अफसर थे। एक तो खुद परमवीर, दूसरा प्रदीप शर्मा और तीसरा था इंस्पेक्टर राजकुमार। डॉक्टर साहब, ये परमवीर को फंसाने वाला एक और प्लान है या फिर वसूली गैंग का नया खेल? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी हो सकता है। वहां पे क्या नहीं होता है ये तो अब समझ में आ रहा है। अब परमवीर सिंह कोई दूध के धुले हुए तो है नहीं। वो वही काम कर रहे थे जो आज जो दवाई के वो शिकार हो रहे हैं, वही काम ये सरकार के साथ मिलकर के, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के यही काम वो पहले किया करते थे। अब जब उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ आवाज उठा दी, सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी, तो उनको फंसाने के लिए अलग अलग काम किया जा रहा है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी यह है कि सट्टेबाज क्रिकेट का सटोरिया, उसको पकड़ा जाता है और उससे 3 लोग बातचीत कर रहे होते। परमवीर सिंह कहते कि भाई उसको पहचानते हो?
ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, प्रदीप शर्मा इसका नाम है। उसने कहा मैं जानता हूं, बोले 10 करोड़ रुपए दे दो। बोले भाई इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास नहीं है, मतलब कि भाई हम तो बस आपको कमी दे पाएंगे। तो उसने कहा कि भाई जान की कीमत है कि नहीं, या केस दर्ज कराया जाए। उसमें मालूम चल रहा है कि कोई राजकुमार है इंस्पेक्टर जो उस तरह की फर्जी केसेस जो दायर करता था। तो उसने कहा कि भाई आजकल इतने फायदे नहीं होते हैं, बहुत कंपटीशन बढ़ गया और कई सारे लोग जो है इस धंधे में आ गए हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम 3 करोड़ रुपए दे दो और बाकी कौन कौन लोग धंधा कर रहा है सबकी लिस्ट दे दो। तो उगाही का धंधा है। लेकिन ये एक आरोप है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं प्रदीप शर्मा के ऊपर या फिर परमवीर सिंह के ऊपर, उनके दामन भी साफ नहीं है। इनके रिश्ते बाकायदा ये जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला है कि कोई रवि पुजारी गैंग था, उसके साथ उसके रिश्ते थे और इसके ऊपर ईडी के भी केसेस चल रहे हैं, आईबी की भी रिपोर्ट है। तो ये सारे लोग जिसको कहते हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर वो एक कहावत है कि हमाम में सब के सब नंगे हैं, तो वही कहानी है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर सीबीआई के नए चीफ पर। सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं। 1985 बैच के आईपीएस जायसवाल मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जायसवाल कई केसों की फाइल पर तेजी से कार्रवाई कराएंगे और जांच को जल्दी खत्म कराएंगे। डॉक्टर साहब, जायसवाल महाराष्ट्र से ही आए हैं, उन्हें तो वहां की नस नस का पता होगा। तो क्या अब ये माना जाए कि वसूली गैंग का खेल खत्म हो जाएगा? देखिए, जैसे ये खबर आई कि जायसवाल साहब सीबीआई के डायरेक्टर बनने वाले हैं, महाराष्ट्र की जो अघाड़ी सरकार है उसके कई सारे नेताओं के पसीने जो है वो छूटने लगे होंगे। जायसवाल साहब अभी कुछ दिन पहले तक वो डीजी थे, सबसे बड़े अधिकारी महाराष्ट्र पुलिस के, लेकिन उनका उद्धव ठाकरे से 36 का आंकड़ा था और वो इतने, उसको कह सकते हैं कि परेशान हो गए, क्योंकि इस आदमी के बारे में जो आईपीएस दोस्तों ने हमें बताया है कि ये किसी की नहीं सुनता। ये उस तरह का शख्स नहीं है कि जो पॉलिटिकल दबाव में आकर के काम किया हो। ये पहले कभी पॉलिटिकल दबाव में काम किया ही नहीं है इसने। तो इस तरह की शख्सियत है, पहली बात ये। तो जब वो डीजीपी बने महाराष्ट्र के, तो सरकार तो किस तरह से, आप देखिए अनिल देशमुख और सारे लोग क्या कर रहे हैं। अनिल देशमुख इनका बॉस, गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है डीजीपी, और वहां मालूम चला कि उगाही का खेल चल रहा है। तो वो बिल्कुल उसको कह सकते हैं कि थक हार के इन्होंने अपना दरखास्त लगाई और कहा कि हमको महाराष्ट्र से बाहर सेंट्रल के डिप्यूटेशन में दे दो। तो वो अभी डीजी थे सीआईएसएफ के। अब जैसे ही उनको रखा गया है सीबीआई, तो सीबीआई के पास अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं और खास करके मुंबई से जुड़े हुए। और मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा तेलगी कांड। तेलगी कांड को पूरी तरीके से सॉल्व करने का काम यही आईपीएस अधिकारी ने की थी और तब से ये सुर्खियों में आए। एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छा इमेज वाले ये अधिकारी हैं। और ये जो मैंने कहा पहले वाक्य में कि महाराष्ट्र में कई लोगों के चेहरे पे पसीने आ गए होंगे, वो इसलिए कि ये आदमी महाराष्ट्र के पुलिस तंत्र, सरकारी तंत्र, पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छी तरीके से जानता है। ये सुशांत के केस को भी जानता है, ये वसूली गैंग को भी जानता है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग गैंग को भी जानता है। और उम्मीद, चूंकि ये एक अपराइट अधिकारी हैं, इसलिए ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो बिना दबाव में आए दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।